एक टर्म है चाइना में जिसे कहते हैं टाइगर मॉम्स। टाइगर मॉम्स क्या होती हैं? जो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डिमांडिंग होती हैं। देखिए, बचपन से लेके अभी कुछ 7-8 साल पहले तक मेमन जोक्स का हम सब शिकार रहे हैं। जागते रहना चाहिए। जब कोई बात कर रहा हो ना तो आपका दिमाग रजिस्टर कर रहा हो। बहुत से लोग होते हैं, सुन, रात के वक्त गाड़ी चलाते हो ना तो आखिरी मंजिल नहीं नज़र आ रही होती, आपको थोड़ा सा सफ़र नज़र आ रहा होता है, आगे बढ़ते जाते हो, नज़र आता जाता है। इस तरह चलेंगे तो डिप्रेशन, एंजाइटी नहीं रहेगी। यानी मेहनत करनी है तो मकसद क्या है? पैसा। माइंडसेट बनाना है, मकसद क्या है? पैसा। स्किल्स हासिल करनी है, मकसद क्या है? पैसा। यानी हर चीज़ में पैसा 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 जो है ना वो इन्वॉल्व होगी। अभी तक की जितनी पॉडकास्ट हुई है उसमें सबसे बेस्ट सवाल ये लगा मुझे। तो मैंने तनवीर भाई को कहा, तनवीर भाई ये तो आपने बहुत ग्रेट काम कर दिया। अब मैं तनवीर भाई को बोलता, तनवीर भाई आप अपना टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हैं? आप इतने बड़े आदमी, आप किससे बात कर रहे हैं? मैंने उस चीज़ की अप्रिसिएशन इसलिए की कि हमें एक दूसरे के छोटे छोटे जो अमल है ना उसको करेंसी बनाना है। ये नहीं देखो कि यार ये उस साइड पे, वो उस साइड पे इसलिए कि उससे किसी ने 1000 अल्फाज कहे पिछले 5 साल में, आप 2000 अल्फाज कहो अगले 5 साल में। मिलो तो उनको अपना अखलाक तो दिखाओ, अच्छे खाने खिलाओ, हलाल खाना खिलाओ उनको, उनसे बात करो, दिल बदलेगा लोगों का। वो पैदाइशी नफरत लेके पैदा नहीं हुए। मेरी फ़िलॉसफी है 20 साल का प्रोटेस्ट। ये मैं छोटे से प्रोटेस्ट को मानता नहीं हूँ क्योंकि इसका इफ़ेक्ट कम है और उसमें कोलैटरल डैमेज बहुत बड़ा है। मैं चाहूँगा, आपने एच यूनिवर्सिटी बनाई और आपने जो सबसे पहला कोर्स लॉन्च किया अमेज़ॉन का, ऐसे ही है ना, आपने अमेज़ॉन जैसी मार्केट प्लेस ही क्यों नहीं बना दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारिक अलैहि। डायरेक्शन पॉडकास्ट हाफिज़ अहमद के साथ एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, एक नए मेहमान और एक नए मौजू के साथ। आज हमारे गेस्ट, थंबनेल से तो आपने देख ही लिया होगा, एक लंबे अरसे से इनसे जो है ना वो डिस्कशन चल रही थी और बिलाखिर आज हम पॉडकास्ट के लिए बैठ गए हैं। तो इतना डिले आ गया पॉडकास्ट में, आप यूँ समझें कि तकरीबन साल का जो है ना वो डिले है हमारी पॉडकास्ट में। और उसकी वजह ये कि साथ भाई बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, फिर ज़ाहिर है ज़्यादातर इनका टाइम यूएस में गुजरता है और इनकी जो एच यूनिवर्सिटी है उसके सिलसिले में इनकी बहुत ज़्यादा मसरूफियात रहीं। तो यानी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह जो है ना वो अभी भी जब हम यहाँ बैठे हुए तो इससे पहले भी एक पॉडकास्ट ये रिकॉर्ड करवा रहे थे। तो कहने का मकसद ये कि माशाल्लाह लगे हुए हैं और काम जो है वो करते चले जा रहे हैं। तो साथ भाई यहीं से जो है ना मैं बात का आगाज़ करूँगा कि आपने माशाल्लाह एक अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा और आप निकले और अब तक वो स्ट्रगल जो है वो आप कर रहे हैं। यूथ के लिए तो आप बहुत बात करते हैं कि यूथ को किस तरह स्ट्रगल करनी है। मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो कंफर्ट जोन से निकलना है और आगे बढ़कर स्ट्रगल करना है, ये हम ग्राउंड लेवल पर बच्चों में किस तरह हम ये हैबिट डेवलप करें कि वो आगे जाकर इस सोच को जो है वो लेकर चल सके कि यार हमने भी जो है ना वो लगातार मेहनत करते रहनी है। हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो थैंक यू। कंफर्ट जोन को मैंने 35 साल पहले तोड़ दिया था। बच्चों की जहाँ तक बात करते हैं हम, एक चीज़ होती है एक्सपेक्टेशन। अगर एक इंसान की आप एक्सपेक्टेशन ये रखेंगे कि तुम्हें दोपहर में 2 प्लेट खाने की मिलेंगी और एक देंगे तो वो कंप्लेन करेगा। लेकिन अगर आप बच्चे की एक्सपेक्टेशन ये रखेंगे कि दोपहर में तुम्हें 1 प्लेट भी शायद उस वक्त मिले जो तुमने अर्न की हुई होगी मेहनत से अपनी, तो फिर वो ज़्यादा काम करेगा और 2 मिलेंगी तो शुक्र करेगा ऊपर वाले का। तो हमें एक्सपेक्टेशन सेट करनी है, ऊंची एक्सपेक्टेशन, हायर एक्सपेक्टेशन। एक टर्म है चाइना में जिसे कहते हैं टाइगर मॉम्स। टाइगर मॉम्स क्या होती हैं? जो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डिमांडिंग होती हैं कि तुम्हें स्पोर्ट्स में भी अच्छा होना है, एग्ज़ाम्स में भी अच्छा होना है, हर चीज़ में अच्छा होना है। अब बाय एंड लार्ज लोग बोलते हैं यार बच्चे की मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय होती है और उसे इफ़ेक्ट पड़ता है, बच्चा कामयाब नहीं हो पाता। लेकिन दुनिया की सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाएं अभी और पीएचडी स्टूडेंट्स में नाम देखें आपको चाइना से बहुत सारे नाम मिलेंगे। अब कुछ केसेस में मैं मान लेता हूँ कि मेंटल प्रेशर से बच्चा थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है। मेरी फ़िलॉसफी ये है कि आप प्रेशर दें, प्रेशर के साथ साथ अगर थोड़ी सी अकॉम्प्लिशमेंट हो तो उसकी बहुत बड़ी अप्रिसिएशन दें और डोजेस देते रहें इस चीज़ के, थोड़ा प्रेशर, थोड़ी अप्रिसिएशन, थोड़ा सैल्यूट। तो मेरा ख्याल है इन चीज़ों के साथ बच्चा कामयाब हो सकता है। सही, यानी पेरेंट्स को अपनी भी एक्सपेक्टेशन हाई रखनी है और बच्चे से भी जो है ना वो मेहनत करवानी है, लेकिन साथ साथ अप्रिसिएशन भी जो है वो चलती रहे। या आप उस पेरेंट से सीखें जो एक टैक्सी ड्राइवर है, एक चौकीदार है, एक शेफ़ है, एक वेटर है, वो फिर भी बोलता है मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊँगा
वो आपसे और मुझसे ज़्यादा विजनरी बंदा है, जिसने खुद वो ज़िंदगी नहीं देखी लेकिन वो अपने बिल्कुल बच्चे को वो बिल्कुल ज़िंदगी देना चाहता है। एग्जैक्टली ऐसा है। वो भी अगर छोटी एक्सपेक्टेशन रखे तो ये बोलेगा कि मेरा बच्चा ज़्यादा बड़े घर का चौकीदार बनेगा। हाँ। दैट्स अ बैड एक्सपेक्टेशन, राइट? तो वो बोलता है कि मैं पढ़ाऊंगा, मेरा बच्चा हम्म ऑफिसर बनेगा, ऑफिस में बैठेगा। दैट्स अ हाई एक्सपेक्टेशन। सिमिलरली अगर कोई बंदा ऑफिस जॉब कर रहा है तो वो फिर एक्सपेक्टेशन रखे कि यार मेरा बच्चा किसी बड़ी फर्म में काम करेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इलान मस्क से कम्पीट करेगा, जेफ बेजोस से कम्पीट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी हम ऑफ द कैमरा जो है ना वो मेमन कम्युनिटी के हवाले से बात कर रहे थे। आप भी मेमन है, मैं भी मेमन हूँ, और हम यही डिस्कस कर रहे थे कि वो काम जो मेमन आज से 10-15 साल पहले करते थे और दुनिया उन्हें जो है वो एक अजूबा समझती थी, आज सब उसी रूटीन पे आ गए हैं कि मेहनत करना। सब नहीं आए, सब आना चाहते हैं। सब आना चाहते हैं, बिल्कुल वही। यानी मेमनों के बारे में तो मशहूर है ना, अगर कहीं एक फैमिली के सारे अफराद दिख जाएं तो पूछा जाता है भाई आप सब यहाँ हैं तो दुकान पे कौन है। तो हम मतलब वो चीज़ें जो अजूबा नज़र आती थी अब सब उसकी जो है वो ख्वाहिश कर रहे हैं। तो इस बारे में जो है ना वो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बचपन से लेके अभी कुछ 7-8 साल पहले तक मेमन जोक्स का हम सब शिकार रहे हैं। जी जी। और वो जोक्स ऐसे थे कि हम खुद भी हंसते थे, दोस्त भी हंसते थे। लेकिन मेमन के बारे में कहा जाता है कि मेमन बहुत कंजूस है। एग्जैक्टली। अपनी चादर से ज़्यादा अपना पाँव नहीं फैलाता। इसे कंजूसी अगर कहते हैं तो हम कंजूस हैं। सही। आप मेमन के बारे में ये कहते हैं बहुत ज़्यादा ग्रीडी हैं। अगर अपनी नींद आ रही है फिर भी काम कर रहा है और उसे आप ग्रीडी कहते हैं तो है ग्रीडी। मेमन अपने पैसे बार बार गिनता है, हिसाब का पक्का होता है। बहुत सारी ऐसी हैबिट्स हैं जो बाय एंड लार्ज अगर आप दुनिया में देखें ना, वो मेमन हैबिट्स नहीं है, वो बिजनेसमैन हैबिट्स हैं। बिजनेसमैन हैबिट्स हैं जिसमें डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का एलिमेंट आप वाह। मेमन में देखते थे, जिसको हम कंजूसी कहते थे और वो मजाक बनता था। लेकिन आई थिंक विद टाइम लोग रियलाइज़ करते हैं कि हमें जो एजुकेशन पास ऑन की जा रही है हमारे एंसेस्टर्स से, वो बेसिकली डिसिप्लिनरी हैबिट्स थी, जिसको लोग कंजूसी बोलते थे। वो फजूल खर्चा ना करना कंजूसी हो जाती थी। कुछ केसेस में हम लोग भी थोड़ा सा ओवर कर देते थे, लेकिन बाय एंड लार्ज हैबिट्स ठीक थी। आज दुनिया अडॉप्ट करना चाहती है वो हैबिट्स, लेकिन एक बंदा जो कंस्पिशियस कंज्यूमर बन जाता है ना, जिसकी पैसे खर्च करने की आदत हो जाती है बेवजह, हर साल नया फ़ोन चाहिए होता है, नए जूते, नई टी शर्ट, वो फिर फंस जाता है इस सर्कल में कि लोग क्या कहेंगे। और हम ये सिखाते हैं कि लोग कुछ भी कह रहे हैं, मैं अपनी पुरानी चप्पल और शलवार कमीज़ में चलता रहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, और आज भी हमें मिसालें जो है वो नज़र आती हैं। अच्छा, साथ भी एक चीज़ जो आपके हवाले से बड़ी एक ख़ास देखी गई, वो ये कि आप अपनी राय रखने में, राय को बयान करने में बड़े बेबाक हैं। यानी मैं इसको पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ, और एक जुर्रत और एक बहादुरी जो है ना वो नज़र आती है, ठीक है ना। मतलब ऐसा लगता है कि एक बंदा ग्राउंड पे खड़े होकर जो है ना वो ललकार रहा है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि बच्चों में ये बहादुरी, यानी शुरू से ना स्कूल लेवल से ये बहादुरी, ये अपना जो है ना मौक़िफ़ रखना इतनी बहादुरी के साथ, ये चीज़ आप में कैसे पैदा हुई और आप क्या समझते हैं कि किस तरह पैदा की जा सकती है? 2 तरीके से पैदा हो सकती है। पहले तो सच बोलो। अगर सच बोल रहे होगे ना तो आवाज़ ऊंची भी हो जाएगी कभी कभी और लड़ भी पड़ोगे। सही। दूसरी चीज़ ये कि जो बंदा सुबह उठ के मेहनत कर रहा हो और काम कर रहा हो ना, उसको एक अजीब सा कॉन्फिडेंस दे देता है अल्लाह। उस कॉन्फिडेंस से ये होता है कि वो हक पे खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मैं अगर आज 100 से 0 पे भी आ गया तो कल दोबारा खड़ा हो जाऊंगा। जो लोग डरते हैं और जो बुज़दिली फैक्टर है ना, वो उनके पास खोने को बहुत कुछ होता है। खोने को बहुत कुछ होता है और उसका बैकअप जो होता है ना, वो होता है एक सेटअप सेट करके वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। कंफर्ट और खोने को बहुत कुछ होना इज़ अ रेसिपी ऑफ झूठ, लाई, फरेब एंड एक्सेप्टिंग। जो कुछ हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लें आप। अगर आप रोज़ सुबह उठ के काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो और आपके पास खोने को कुछ नहीं हो, यानी खोने को होगा, आपने बनाया होगा कुछ, लेकिन आप डरते नहीं होगे क्योंकि आप कल सुबह दोबारा उठ जाओगे, आपको पता है, तो फिर आप आवाज़ बुलंद कर सकते हो। ये थ्योरीज अगर आप बच्चे के जहन में इंस्टिल करो ना कि तुम, लाइफ इज़ सिक्लिकल, तुम ऊपर भी जाओगे और नीचे भी आओगे। जिस वक्त तुम नीचे जा रहे हो ना, तुम्हें सिर्फ तुम्हारी हिम्मत का जुनून होगा कि मैं कल दोबारा उठ के बना लूँगा ये। और जब ऊपर जा रहे होगे तो तकब्बुर इसलिए नहीं होगा कि तुम दूसरे ऊपर आने वाले को देख रहे होगे। सही। साथ में ये बातें कहीं पढ़ी है आपने या कहीं सुनी है? यानी मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप सुनते रहे या बुक्स आप पढ़ते रहे,
यानी कहाँ से जो है ना वो सीख ली, ये अल्फाज, ये बातें, ये कैसे हुआ, ये माइंडसेट बना कैसे आपका? देखिए, इंसान की शख्सियत उसके आसपास के हज़ारों लोगों से मिलके बनती है। सही। कोई बच्चा किसी अंकल को कोई अच्छी बात करते हुए देख लेता है, वो नोट कर लेता है, किसी शायर को देखता है, किसी साइंटिस्ट को देखता है, प्रोफेसर को देखता है, अपने वालिद साहब को देखता है, अपनी वालदा को देखता है। मेरी शख्सियत भी हज़ारों लोगों से जुड़ के बनी है। आज आप 4 हैबिट्स दे देंगे मुझे, मैंने चुपके से रख ली हैं अपने पास, वो मैं कहीं और दे दूंगा। सही। तो आई थिंक दैट्स हाउ आई हैव बिकम व्हाट आई हैव बिकम, कि लोगों से मैं पॉजिटिव चीज़ ले लेता हूँ। कुछ बुराइयाँ भी होंगी जो मैं ले लेता हूँ, लेकिन शख्सियत बनने में एक या दो मोटिवेशनल स्पीकर या एक या दो आइडियल से नहीं होता, ये होता है हज़ारों लोगों से। मैंने पहली बार कहा था कि आपकी माँ से लेके वो आखिरी बंदा जिसने आपसे मुस्कुरा के बात की, वो आपकी शख्सियत पे कंट्रीब्यूट करता है कुछ। लेने वाला होना चाहिए, नोट्स लेने वाला बंदा होना चाहिए। सही सही। यानी मैं समझ पाया हूँ कि एक तो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, और सेकंड ये कि एक्सपोजर आपका ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा उतना ज़्यादा आप सीख सकेंगे। एम आई राइट? जागते रहना चाहिए। जब कोई बात कर रहा हो ना, तो आपका दिमाग रजिस्टर कर रहा हो। बहुत से लोग होते हैं सुन, बात हो रही है, वो उस पर फोकस नहीं है, वो जवाब देने के लिए सुन रहे होते हैं, सुनने के लिए नहीं सुन रहे होते। आपको सुनने के लिए सुनना चाहिए और फिर जवाब तैयार करना चाहिए। बहुत से लोग अपना जवाब सुनते वक्त सोच रहे होते हैं, ये गलत अप्रोच है। सही सही। अच्छा, यूथ को अगर हम आज यूथ की बात करें तो हायर एजुकेशन के बावजूद भी एक यूथ में मायूसी है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है। हालांकि वो तालीम हासिल कर चुके हैं, एक पूरे प्रोसेस से गुजर चुके हैं। जाहिर है जब बंदा यूनिवर्सिटी से निकलता है तो 22 साल का वो होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो फैक्टर्स हैं, यानी डिप्रेशन होना, एनजाइटी होना, कैरियर पाथ क्लियर नहीं है, तो उसकी बेसिक वजह आप क्या समझते हैं? हमारा एजुकेशन सिस्टम उसकी बुनियाद है, या हमारी सोसाइटी उसकी वजह है? क्या वजह है जो यूथ है ना इतना ज़्यादा हिली हुई है हमारी? देखिए, इंसान जब सुबह उठता है ना, वो उठता है उम्मीद पर कि आज गुजरे हुए कल से बेहतर होगा और आने वाला कल आज से बेहतर होगा। डिप्रेशन और एनजाइटी उसको होती है जिसको या तो उम्मीद नहीं होती, या वो बहुत माइक्रो लेवल पे हर चीज़ सोच रहा होता है। हम कहते हैं कि बहुत से जो जिंदा दिल लोग होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी लंबी होती है और वो खुश जीते हैं। तो इंसान को एक तरफ मेहनती होना चाहिए और दूसरी तरफ जिंदा दिल होना चाहिए। जिंदा दिल का मतलब है जब सामने आएगा ना मसला, मैं देख लूँगा उसको। डिप्रेशन एनजाइटी आधा इसी से ख़त्म हो जाएगा जब आप ये सोच लोगे कि मसला जब सामने आएगा मैं फेस करूँगा उसको। सही। मैंने एक अभी मिसाल दी थी कि 2 जानवर हैं। एक जानवर जब तूफ़ान आता है ना, तो वो उससे दूर भागता रहता है, तो वो सारी ज़िंदगी का डिप्रेशन एनजाइटी तूफ़ान उसके साथ ही चलता रहता है, सारी ज़िंदगी टेंशन रहती है। और एक जानवर है जो तूफ़ान की तरफ भागता है, फेस करता है उसको। एक वक्त आता है तूफ़ान गुजर जाता है और वो आगे बढ़ जाता है, डिप्रेशन एनजाइटी ख़त्म हो जाती है। हम क्या करते हैं कि हमें एक काम करना है, हम उसके बारे में सोचते रहेंगे, उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे। हम डिप्रेस रहेंगे, हमें एनजाइटी रहेगी, हमें टेंशन रहेगी, क्योंकि हमने एक बड़ा गोल सोचा हुआ है। बड़े गोल की वजह से हमें डिप्रेशन एनजाइटी हमेशा ही रहती है। छोटे छोटे काम पकड़ने हैं शुरू में, डेली टास्क बनानी है। मैं अभी एक पिछली पॉडकास्ट में कह रहा था कि रात के वक्त गाड़ी चलाते हो ना, तो आखिरी मंजिल नहीं नज़र आ रही होती, आपको एक थोड़ा सा सफ़र नज़र आ रहा होता है, आगे बढ़ते जाते हो, नज़र आता जाता है। इस तरह चलेंगे तो डिप्रेशन एनजाइटी नहीं रहेगी। अगर उस मसले का सोच रहे हो जो अंधेरे में नज़र ही नहीं आ रहा आपको, तो आप सारी ज़िंदगी डिप्रेस्ड और एनजाइटी में ही रहोगे। लेकिन अगर आप उस मसले का सोच रहे हो जो अभी आपके सामने आ गया है, तो फिर आप उससे लड़ सकते हो, फाइटर बन के। जब आप गेम खेलते हो ना बचपन में, तो जो आखिरी बला आती है ना, वो बहुत मुश्किल होती है। उसका नहीं सोचना है अभी, अभी उस बला का सोचो जो सामने है। लेकिन ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है। हो सकता है शेयर भी इसे बहुत सारे लोग कर दें, लाइक कर दें। आप कह रहे हैं मुझे भी मज़ा आ रहा है, ये सब सुनने बैठ के इनको भी बड़ा मज़ा आ रहा है। प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, यही तो मसला है साथ भाई। असल असल प्रॉब्लम ही तो वहाँ आती है। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन बंदा अपने अपने तौर पे रिलेट कर सकता है। मैं एग्ज़ाम की मिसाल देता हूँ, अब आप थोड़ा एग्री नहीं करेंगे, माशाल्लाह आपकी दाढ़ी भी है। मेरे जब एग्ज़ाम होते थे ना, तो जो पेपर अगला आने वाला है ना, मैं सिर्फ उसकी तैयारी करता था, उसका सोचता था। और पेपर होने से 3 घंटा 4 घंटा पहले मैं पढ़ना छोड़ देता था, गाना गुनगुना लेता था थोड़ा सा। अपने माइंड को आपको ट्रिक करना है, सारा चीज़ है ना दिमाग में। अल्लाह ने जो सबसे ज़्यादा ताकत दी है ना, वो दिमाग में दी है। सारा गेम दिमाग का है। अब आप जो इम्प्लीमेंटेशन कह रहे हैं ना, आपकी पॉपुलेशन का
6 या 7% ये सब कर लेता है, इम्प्लीमेंट कर लेता है। बाकी 94% को आपकी और मेरी बातें सुननी है। वो अगर 10-20% भी इफेक्ट ले आए ना, देखिए कामयाब होना है ना बहुत मुश्किल काम नहीं है, स्पेशली उस सोसाइटी में जब सब 12-1-2 बजे उठ रहे हों। रेस आसान हो गई है थोड़ी सी पाकिस्तान में। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेजॉरिटी लोग डिप्रेस्ड और मायूस हैं और 12-1-2 बजे उठ रहे हैं, या तो काम नहीं कर रहे या डिप्रेस मायूस हैं। तो इनसे मुकाबला कर रहे हो, अंधों में काढ़ा होना ज़्यादा आसान है। अगर यही आप लोग कहते हैं ना, ओ आप तो बाहर चले गए, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बेटा बाहर मुकाबला भी टफ है। बाहर सुबह 4 बजे ट्रैफिक जाम होता है, क्लब से नहीं आ रहे होते वो लोग, काम पे जा रहे होते हैं। उन लोगों से compete करना और यहाँ के लोगों से compete करने में फ़र्क है। सही, लेकिन वही बात है ना कि वहाँ का माहौल सपोर्टिव है ना। कंपटीशन है लेकिन माहौल भी तो सपोर्टिव है। माहौल कौन बनाता है? आप और मैं बनाते हैं। जहाँ 90% प्लस लोग झूठ बोलने पे बिलीव रखते हो, वहाँ का माहौल हमने गंदा किया है ना, और किसने गंदा किया है? आप माहौल सिस्टम को कहते हैं कि सिस्टम सपोर्ट करता है। जिस सिस्टम की आप तारीफ़ करते हैं ना कि फॉर्म भरने पे एलएलसी क्रिएट हो जाती है, उसी सिस्टम में जब जुगाड़ करने हम लोग जाते हैं तो हमसे कोई रिश्वत लेके हमारा काम नहीं करता, हमें वेट करना पड़ता है। जैसे अभी मैंने एक स्टोर खोला, उसका परमिट नहीं आया था, मंथली किराया जा रहा था, लेकिन 3 महीने तक मैं स्टोर बिजनेस नहीं खोल सकता, लेकिन मंथली किराया दे रहा था मैं। अब अगर मैं पाकिस्तान में होता, आपको पता है मैं क्या करता, मैं रिश्वत देता, वो स्टोर खोल लेता बगैर परमिट के। वहाँ नहीं खोल सका। अब वहाँ के उसी सिस्टम ने वो मुश्किल डाली मुझ पे, जो आप लोगों को नज़र नहीं आती। लोग कहते हैं वो वहाँ सिस्टम है। वहाँ सिस्टम आपको ताकत भी देता है और कुछ लम्हों में आपको कमज़ोर भी करता है, लेकिन सिस्टम है। यहाँ सिस्टम ना होने से भी लोग फ़ायदा उठाते हैं और ना होने से नुकसान भी उठाते हैं। बैलेंस आउट हो गई चीज़ें। तो उसी बैलेंस में अगर आप ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो या तो डिप्रेस्ड है, मायूस है और ये सोचते हैं यहाँ हो ही नहीं सकता, उनसे मुकाबला करना आसान हो जाता है। मैं अब अगेन माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। मेरे अपने दोस्त बहुत सारे यहाँ पे पिछले 20 साल में करोड़पति बने हैं, कराची में बने हैं, पाकिस्तान में बने हैं। वो भी अगर ये सोच लेते कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, तो यहाँ कुछ नहीं होता। सही। अच्छा साथ भाई, जब भी हम माइंडसेट की बात करते हैं ना, तो एक ही चीज़ दिमाग में आती है, वो है मतलब है ना पैसा, कि पैसे बनाने का माइंडसेट। ठीक है ना, यानी मेहनत करनी है तो मकसद क्या है? पैसा। माइंडसेट बनाना है, मकसद क्या है? पैसा। स्किल्स हासिल करनी है, मकसद क्या है? पैसा। यानी हर चीज़ में पैसा 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 जो है ना वो इन्वॉल्व हो गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, यानी हमारे सिस्टम की बात करूं, जैसे डायरेक्शंस की, तो हमने भी ये जाहिर है, जैसे आपको प्रोग्राम अभी हमने ब्रीफ किया डायरेक्ट टेक का, कि उसमें हमने सारी चीज़ें रखी हुई हैं। एंटरप्रेन्योरशिप भी है, एआई भी है, स्टैम भी है, सब कुछ है। लेकिन उसके साथ साथ हमने राइज एंड लीड का भी एक प्रोग्राम रखा है तरबियत के हवाले से, ताकि मकसद जो है ना वो क्लियर रहे। तो अब प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये पैदा हो गई है कि जब भी बात की जाए स्किल की, मेहनत की, किसी माइंडसेट की, तो उसका एंड गोल होता है पैसा। तो ये तो हम जो है ना वो पैसे के गिर्द ही घूम रहे हैं, पैसे के चक्कर में ही घूम रहे हैं। असल कामयाबी क्या पैसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपका सवाल अभी तक की जितनी पॉडकास्ट हुई है इसमें सबसे बेस्ट सवाल ये लगा मुझे। आपने बेसिकली सवाल किया है करेंसी के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसीज के बारे में। फ़र्ज़ करें मैं आपको सारी मनी एक्सचेंजेस बंद कर देता हूँ और मैं आपको डॉलर देता हूँ, डॉलर की थप्पियाँ दे देता हूँ। आप खुश तो बहुत होंगे उसको लेके, लेकिन आप खर्च नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आप बात कर रहे हैं करेंसी की। हमारे यहाँ पे करेंसी सिर्फ पैसा ही रह गई है। आप जिस करेंसी की बात कर रहे हैं वो आखिरत में काम आएगी या फैमिली के 4 लोगों में इज्जत बनाने में काम आएगी। क्योंकि अच्छे अखलाक, मजहबी वैल्यूज़, पड़ोसी के साथ अच्छा होना, वो करेंसी हमारे यहाँ खर्ची नहीं होती। अभी हमारे यहाँ करेंसी पैसा इसलिए रह गई है कि अगर आप अच्छी गाड़ी रखी हुई है आपने, तो आपका अखलाक भी अच्छा समझा जाता है। आप अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हो तो आपको अच्छा इंसान भी समझा जाता है। आप अगर झूठ अच्छा बोलते हो तो आपको वेल स्पोकन भी कहा जाता है। तो करेंसी ही मैटर नहीं कर रही। तो ये वही मिसाल है कि वो डॉलर दिए हुए वो खर्च नहीं हो रहे कहीं पे। जिसके पास है उसे बेवकूफ़ कहा जाता है यहाँ पे। तो ये तो नेगेटिव करेंसी है। इसका मतलब मेरे पास अगर 100 रुपये हैं तो मेरे पास -100 रुपये हैं, क्योंकि उस करेंसी की वैल्यू ही नहीं है इस कंट्री में। सही। तो पहले तो वैल्यू ड्राइव करनी है ना, वैल्यू बनानी है, वैल्यू ड्राइव करनी है ना उस चीज़ की। पहले तो उसका मनी एक्सचेंज यहाँ पे खोलना पड़ेगा। मनी एक्सचेंज क्या है? आप और मैं कदर करें उस चीज़ की। आखिरी बार आपने किस आदमी की तारीफ़ की थी कि यार तुम्हारा अखलाक बहुत अच्छा है, तुम सच बहुत बोलते हो? हमने तो कभी तारीफ़ ही नहीं करते हम लोगों की। आदमी तो आदमी की तारीफ़ ही नहीं करता इस दुनिया में। और ख़वातीन तो अभी भी खूबसूरती पे तारीफ़ कर देती हैं।
आदमी आदमी की तारीफ़ ही नहीं करता कि यार माशाल्लाह आपके अखलाक बहुत अच्छे हैं, आप बड़ा मीठा बोलते हैं। क्लासेस में बहुत अच्छे लग रहे थैंक यू सो मच। लुक्स की तारीफ़ नहीं, अखलाक की। सही से देखिए लुक्स तो एक एज अ करेंसी बने हुए हैं, हमारे यहाँ मॉडल्स भी हैं वो। असल जो तारीफ़ है ना वो ये है कि आप जिस करेंसी की हम बात कर रहे हैं ना कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, जैसे मेरे अपार्टमेंट में एक बंद साहब थे, उनका नाम था साकिब, हम भाई मुशक्क़त बोलते थे उनको। भाई मुशक्क़त इसलिए बोलते थे कि वो बड़े मेहनती इंसान थे, नमाज वो एक भी मिस नहीं करते थे। तो हम फितरतन उनकी तारीफ़ करते थे ऑन डेली बेसिस। आज के दौर पे आप कोई ऐसा बंदा देख लें जो सर झुका के जा रहा हो, किसी को कुछ बोलता नहीं हो, लोग मजाक उड़ाते हैं उसका कि शर्मीला है, कॉन्फिडेंस नहीं है, बात करने का ढंग नहीं है। तो हमें पहले तो उस करेंसी की वैल्यू बिल्ड करनी है। वो वैल्यू बड़ी सिंपली बिल्ड होगी। जी हाँ, ये अब इसमें बताएं वैल्यू कैसे बिल्ड एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, छोटी छोटी चीज़ें अप्रिशिएट करें, तारीफ़ करना सीखें। हमारे यहाँ तारीफ़ का एलिमेंट बहुत कम रहे, खूबसूरती से आगे तारीफ़ ही नहीं होती कोई। तो आप तारीफ़ करें ना अपने भाई की, यार कि आज तुमने ये बड़ा अच्छा काम किया। आपका एक दोस्त कोई अगर हेल्प मांगने आता है और 2 घंटे उससे बात करके उसको हेल्प कर देता है, आप उसको पूछते हैं तुझे क्या मिला था, बेवकूफ़ अपना टाइम क्यों ज़ाया कर रहा है। आप तो तारीफ़ ही नहीं करते कि यार यू आर वेरी गुड मैन, आपने हेल्प की। मैं भी एक साहब की मिसाल दे रहा था, उनका नाम तनवीर अहमद है। ही इज़ माशाल्लाह बिलियनियर फ्रॉम US, जो कि स्टार्टेड फ्रॉम नथिंग बिकेम अ बिलियनियर। एक बच्चे ने कुछ फ्रॉड करने की कोशिश की मेरे साथ, तो मैंने और उसने उनका नाम यूज़ किया क्योंकि उसको पता था मैं उनको रिगार्ड करता हूँ बहुत। तो मैंने उनको ऐसी बात हो रही थी, स्क्रीनशॉट भेज दिया, फ़ोन पे थे। उन्होंने उस बच्चे को कॉल किया, पहले तो उसको बहुत डांटा, अच्छा फिर बच्चे ने माफ़ी मांगी, तो उन्होंने 1 घंटा कॉल पे बैठ के उस बच्चे को तरबियत दी। अच्छा, उस बच्चे को पता नहीं था वो कौन बात कर रहा है उससे। अच्छा बिलियनियर फ्रॉम US टॉकिंग टू सम किड समवेयर, जो बच्चे ने अभी लाइफ में कुछ अकॉम्प्लिश नहीं किया। उन्होंने 1 घंटा अपनी ज़िंदगी का दिया उसको तरबियत देने में। तो मैंने तनवीर भाई को कहा, तनवीर भाई ये तो आपने बहुत ग्रेट काम कर दिया। अब मैं चाहता, मैं तनवीर भाई को बोलता, तनवीर भाई आप अपना टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हैं, आप इतने बड़े आदमी, आप किससे बात कर रहे हैं। मैंने उस चीज़ की अप्रिसिएशन इसलिए की कि हमें एक दूसरे के छोटे छोटे जो अमल है ना उसको करेंसी बनाना है। पैसा उस आदमी के पास बहुत है, उसको ज़रूरत नहीं है। मैं उनको जाके अगर एक रोलेक्स की घड़ी दूंगा तो तनवीर भाई साइड पे रख देंगे, वो शायद 4 महीने में एक बार कभी पहन लें। लेकिन मैंने उनकी इस अमल की अप्रिसिएशन करनी है जो कि प्राइसलेस है, कितने भी पैसे हो जाएं वो अमल की अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। exactly. और मतलब एक खूबसूरत चीज़ ये हुई कि आपने इसको डिफाइन भी करेंसी के मूड में किया, करेंसी की लैंग्वेज में, यानी लोग जो है वो इसको कनेक्ट कर सकें अच्छे अंदाज से, समझ सकें। बिल्कुल। ज़ाहिर है पैसा ही पैसा दिमाग में घूम रहा है, तो उसी की एग्जांपल से आपने इसको जो है वो डील किया। अच्छा, मैं एक और चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी सोसाइटी की मैं बात करूँ, बाहर का तो आप ही ज़्यादा जानते हैं, यहाँ की अगर मैं बात करूँ, अब जैसे आप है ना, आप आए, आपने 2-4 रील्स बनाई सोशल मीडिया पे, आपने 2-4 लोगों के साथ पॉडकास्ट कर ली, कुछ लोग आपके फॉलो करने लग गए, एक और बंदा आएगा उसको फॉलो करने लग जाएंगे, ठीक है। और मतलब इस तरह नए नए आइकन्स बन रहे हैं और लोग फॉलो करते चले जा रहे हैं, कौन किसी के पीछे, कोई किसी के पीछे। यानी हमारी यूथ, अगर मैं यूँ कहूँ कि एक भेड़ चाल का शिकार है कि हर एक को पकड़ के फॉलो करना अंधाधुन शुरू कर देती है। अच्छा, इसमें बाज़ों का नुकसान भी बड़ा हो जाता है ना, यानी एक ऐसी आपने आइडियोलॉजी को फॉलो कर लिया जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है, तो फिर ज़ाहिर है आपकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो सकती है, जैसे कि हमने देखा भी स्पेशली कराची के हालात कि छोटे छोटे नौजवान किस तरह जो है वो मारे गए। तो ये शुरू से हमारा एक प्रॉब्लम है, यानी जज्बातियत, अगर मैं इसको यूँ कहूँ कि जज्बाती एक कौम है ना, थोड़ी सी भी किसी की बात सुनी, इमोशनली कनेक्ट हुए और फ़ौरन हमने उसके लिए आँख और जो है ना अपनी दिल बिछा दिए। तो इसका आप क्या हल समझते हैं कि कैसे जो है ना वो यूथ को इस जज्बातियत से बाहर निकाला जाए और कैसे उन्हें थोड़ा सा जो है ना वो लाइक क्रिटिकल थिंकर कह सकते हैं, क्रिटिकल थिंकर बनाए, ताकि हर एक के पीछे जो है वो पागल ना हो। इस बारे में क्या ख्याल है? किस तरह निकाला जाए वो तो एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। क्या चीज़ें अडॉप्ट कर ली जाएं जिससे ये मिनिमाइज हो सके, वो मैं बता सकता हूँ। सही है। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी शख्सियत परस्त ना बनो। हर इंसान इंसान है, उसमें अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। उसकी अच्छी बातें अडॉप्ट कर लो, उसको अच्छी बातों पे फॉलो करो, बुरी बातें रिजेक्ट कर दो, रिजेक्ट करना सीखो। हमारे लोग रिजेक्ट करना नहीं जानते लोग। तो शख्सियत परस्त नहीं बनना। इंसान की ये फितरत है कि किसी को भी आप इन्फ्लुएंसर बना दें और उसको फॉलोअर दे देना तो उसमें मगरूरियत आ जाती है। जी जी जी। और वो क्योंकि वो इंसान है, ये इंसानी ट्रेट है। तो जो आम ऑडियंस है वो मैं ये कहता हूँ मुझे भी फॉलो ना करो, मेरी अच्छी बात को फॉलो करो, मेरी बुरी बात को रिजेक्ट कर दो।
मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर बुराइयाँ भी हैं, और आप मुझे जब ज़्यादा लोग फॉलो करेंगे तो शायद मेरे अंदर तकब्बुर भी आ जाए। तो मेरे तकब्बुर को एलिमिनेट शुरू से कर दो, जड़ से काट दो, कि मेरी अच्छी बात पे कहो कि साथ भाई बड़ी अच्छी बात की है। जिस दिन मैं गलत बात कहूँ नीचे लिखो आपने गलत बात की है। आई थिंक इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है लोगों को ये बताने का कि आप अगले 10 साल में किसी गलत आदमी की लाइन पे नहीं लग जाओ। अच्छा, आपने जो एक बात की ना, रिजेक्ट करना सीखें, मैं चाहूँगा इसको बताएं ना कि महज़्ज़ब, क्योंकि हमारे यहाँ जब इख्तिलाफ होता है तो वो भी बड़ा एक्सट्रीम लेवल पे होता है ना, बदतमीज़ी, गाली गलौज, वो रिजेक्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? अच्छा, अभी तनवीर भाई ने एक साहब को इनवाइट किया था, कांग्रेसमैन है, सही। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने ये प्रोटेस्ट शुरू कर दिया कि भाई इनको क्यों इनवाइट किया, ये तो इसराइल की सपोर्ट करते हैं। तो मैंने लोगों को ये समझाया कि देखो आप एक सिस्टम में रहते हो ना, तो इसराइल ने 50 साल इन्हीं लोगों से मिलके इनको लॉबी करके इनका दिमाग बनाया है अपनी तरफ का। अब आपको दिमाग कैसे बदलना है इनका, इन्हीं लोगों से मिलना है, इनको अपनी साइड ऑफ स्टोरी बतानी है, इनके दिमाग बनाने हैं, इन्फ्लुएंस करना है, अपनी इन्फ्लुएंस स्टोरी करना है, इसको लॉबिंग कहते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर आप इनको फुली बाइकआउट कर दोगे और मिलोगे नहीं, बातें नहीं करोगे ना, ऐसे ही रहेगा सब कुछ। तरीका है पावरफुल कंट्रीज के लोगों को मिलो, उनको अपना एजेंडा बताओ कि हम ये चाहते हैं। ये नहीं देखो कि यार ये उस साइड पे, वो उस साइड पे इसलिए कि उससे किसी ने 1000 अल्फाज कहे पिछले 5 साल में, आप 2000 अल्फाज कहो अगले 5 साल में। मिलो तो उनको अपना अखलाक तो दिखाओ, अच्छे खाने खिलाओ, हलाल खाना खिलाओ उनको, उनसे बात करो, दिल बदलेगा लोगों का। वो पैदाइशी नफरत लेके पैदा नहीं हुए, उनको इन्फ्लुएंस किया गया है। तो ये जो रिजेक्ट करने वाली बात है ना, हम जो रिजेक्ट भी आदमी को करते हैं, उसे मिलना ही छोड़ दें, बात करना ही छोड़ दें, ख़त्म कर दें। रिजेक्ट करना ये नहीं होता। रिजेक्ट करना इन रियल वर्ल्ड इज़ कि आप अपनी बात पहुंचाओ उसको, समझाओ उसको। पर जो हाथ से रोकने वाला जो मामला है ना, वो आप समझाओ उसको, अपना इन्फ्लुएंस करो उसको, अपना इखलाक दिखाओ। यही सुन्नत है ना। बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन ऐसा होना चाहिए। अच्छा, जो है ना, क्या कहते हैं, हमने माइंडसेट की, मतलब बहुत सारी यूथ के हवाले से हमने डिस्कशंस की, स्पेशली बच्चों के हवाले से। और जाहिर है जो आजकल का दौर है, तो हमें थोड़ा सा फ्यूचर को देखते हुए अपना एक कैरियर पाथ बनाना होता है ना। तो हाँ, डायरेक्शन ने काविश ये की लोगों का कैरियर पाथ, बच्चों का स्पेशली स्कूल लेवल पे कैरियर पाथ बनाने की, कि हमने वो चीज़ें स्कूल लेवल पे इंट्रोड्यूस करवाई जो इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में चल रही हैं, यानी एआई, एंटरप्रेन्योरशिप, और इसी तरह इस टाइम तो अब काफ़ी जगह जो है वो राइज है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप और इस तरह की चीज़ें हमने जो है वो कैरियर पाथ बनाने के लिए जो है वो एक पूरा डायरेक्ट टेक का प्रोग्राम हमने लॉन्च किया, और इसको नेशन वाइड स्कूल्स में हम जो है वो लेकर जा रहे हैं ताकि कैरियर पाथ बने। और उसमें हमने ये भी रखा है कि ज़ाहिर है बच्चे वीकेंड पे भी वो प्रोग्राम जो है वो ले सकते हैं। तो उसमें ये कि एक टाइमिंग का भी वो जो है ना, वीकेंड को भी सही तरीके से यूटिलाइज जो है वो कर सकेंगे। तो मैं मतलब क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूँगा कि एक तो इस प्रोग्राम के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, तो इस पर भी आप थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल करें, और दूसरा जो कैरियर पाथ है, प्लानिंग है, और फिर वक्त का सही इस्तेमाल है, तो बच्चों में ये हैबिट्स कैसे बिल्ड की जाएँ कि वो वक्त का सही इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, अगले 5-10 साल में है ना, आप जैसे ज़हीन लोग इस तरह की चीज़ लाएंगे जिसमें अगले 20-25 साल में आज से ज़्यादा इंटेलिजेंट और आज से ज़्यादा समझदार लोग निकलेंगे। तो मैंने जो अभी जो हमने प्री पॉडकास्ट कॉन्वर्सेशन की, तो मेरा तो पहला ही वो था कि मुझे ये बड़ा अच्छा विज़न लग रहा है कि एक रिलीजियस एजुकेशन हो, और रिलीजियस के साथ साथ तरबियत वाली एजुकेशन हो। हम जब छोटे थे ना, पीटीवी में तरबियत वाले वीडियो चलते थे कि केले का छिलका यहाँ ना फेंकें, ये बुराई ना करें, वो बुराई ना करें, इतना गुस्सा ना हो इस बात पे। तरबियत बहुत ज़रूरी है, जो कि लैक कर रही है अब सोसाइटी में। तो ये एलिमेंट आई थिंक वेरी पॉजिटिव। और उसके साथ स्टेम एजुकेशन, और आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी एजुकेशन का बताया, तो मैं तो विजन के साथ हूँ फुली। अब ज़ाहिर है मैंने जो आपसे सवाल ठहराया था, जो कि इम्पोर्टेंट सवाल है, कि क्या एक बच्चा जिसका बाप 40-50 हज़ार रुपये कमाता है, क्या वो पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा, इस पे डिपेंड करता है कि हम कितनी ज़्यादा उस पर एंथुजियाज़म से सपोर्ट करें। तो मेरा ख्याल है आप NGOs को, डोनर्स को वगैरह मिलाएं इसको सब्सिडाइज़ करने के लिए, तो ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। अगर कोई बच्चा उस घर से आता है जो चौकीदार का बच्चा है या हाउस हेल्प करने वालों का बच्चा है, उसको अगर हमने ये चीज़ पहुंचा दी किसी तरह, तो
बहुत बड़ा सवाब का भी काम है, और जी, जी। इकोनॉमी के लिए एक अच्छा इकोनॉमी के बच्चा लिए पैदा हो जाएगा, हम्म, क्योंकि प्रिविलेज बच्चा तो ख़रीद लेगा ये चीज़। और बिल्कुल। आपने ये भी बताया कि काफ़ी अफोर्डेबल, मेरा ख्याल है 500,000 रुपये के करीब जी, जी। अफोर्डेबल भी है। पर स्टूडेंट तो इस तरह है। जी। मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई महंगा है, लेकिन हम्म, जो डिज़र्व करता है वो ये भी पे नहीं कर सकता, उसके लिए हम कोई सब्सिडाइज करने का मॉडल निकालें। तो आप तो दुनिया और दीन साथ लेके चल रहे हैं फिर। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और यकीनन आपकी भी जो काविश है एच यूनिवर्सिटी की, वो भी इसी तर्ज पर है कि आप चाहते हैं कि हमारी जो मतलब ह्यूमन प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना, एक तो वो वाली प्रोडक्ट्स होती हैं जिन्हें हम यूटिलाइज करते हैं, एक है ह्यूमन रिसोर्स, वो वाली जो प्रोडक्ट हैं उस पर जो है वो काम हो। अच्छा, इसी से मैं एक सवाल ये करना चाहूँगा, इकॉनमी की आपने जो जिक्र किया ना, ये जो बाइकॉट मुहिम हुई, ठीक है ना, इससे पहले भी हमने बात की ना, जो है ना इसराइल के हवाले से, जी तो उसी से मेरे जहन में बात आई, फिर इकोनॉमी से भी आ गई ये बात जहन में, कि जो बाइकॉट मुहिम चली पाकिस्तान में, फिर हमने देखा कि हमारी अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, और है ना उसके कस्टमर बाकायदा बने। इसको आपने कैसे देखा? क्या मतलब ये आप क्या समझते हैं, ये बहुत अच्छा हुआ या फिर नहीं, हमें इस तरह बाइकआउट नहीं करना चाहिए था? क्या क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखिए, मल्टी वेरिएबल इक्वेशन है। हम्म, मल्टी वेरिएबल इक्वेशन इस तरह है कि अगर आप बाइकआउट करते हैं तो इम्पैक्ट तो आता है, ज़ाहिर है स्टॉक्स डाउन होते हैं लोगों के, इनको इम्पैक्ट तो आता है। सही है। लेकिन आपने जो हमारे लोकल लोगों की रोज़ी इससे जुड़ी हुई थी, उनके घर के स्टॉक्स भी डाउन किए इन द प्रोसेस, क्योंकि सब कनेक्टेड है। चलें, आप कोलैटरल डैमेज कह लें इसको। मेरी फ़िलॉसफी है 20 साल का प्रोटेस्ट। ये मैं छोटे से प्रोटेस्ट को मानता नहीं हूँ, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट कम। कम है और उसमें कोलैटरल डैमेज बहुत बड़ा है। हाँ, मैं मानता हूँ 20 साल के प्रोटेस्ट को, 20 साल का प्रोटेस्ट ये है कि आज से लेके अगले 20 साल तक हम अपने लोगों को पढ़ाएं, अपनी PhDs पे इन्वेस्ट करें, वाह, अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करें। वो बच्चा जाके अगर दुनिया में मेडिकल साइंस में कोई तीर मारता है, कोई नई इन्वेंशन करता है, कोई ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करता है जिसकी $1 बिलियन तक वैल्यू चले जाए, ऐसी चीज़ें करने वाले 1,000, 2,000, 3,000 लोग अगर हमारे मुल्क से निकलेंगे ना, फिर आप खड़े होगे, आप नहीं कर सकते ये, और वो आपकी बात सुनेंगे। आपको पावरफुल बनना है ना इतना। अभी अगर आपके पास आके ये, हम क्योंकि कराची में रहते हैं, आपको पता है हर बंदे की कोई ना कोई जान पहचान होती है यहाँ। तो आप अगर किसी बच्चे को भी डांट रहे हो रोड पे ट्रैफिक में, तो वो बोलता है तू जानता है मैं कौन हूँ, तो बहुत बार तो आप उसको थप्पड़ मार के बोलते हैं चल भाई साइड पे हो। तो अभी हमारा वो हाल है कि हम बोल रहे हैं तू जानता है मैं कौन हूँ, हमें थप्पड़ पड़ता है चल भाई साइड पे हो। और आपको वो बन जाना है कि आप वाकई कुछ हों पीछे से, आपके घर में इतने, आपके कंट्री में इतने चाचा मामा ताया हों जो PhDs हों, जो बिलियनियर्स हों, जो तनवीर भाई जैसे आदमी हों, जो बाहर रहते हों, खामोशी से रहते हों, लेकिन कुछ बन गए हों। ये है आपकी पावर, जो लॉबिंग भी हो रही है, एक तरफ आपने स्ट्रॉन्ग भी बनना है। और जब पैसे होंगे ना, जो मैं करेंसी की बात करता हूँ, जब 4 पैसा होगा ना मुल्क के पास, तो आप वो वेपन्स खरीद सकते हो, वो स्ट्रेंथ खरीद सकते हो जिससे आपसे कोई बंदा लड़ने ही नहीं आएगा। ये मैं वही मिसाल देता हूँ कि एक बंदा 10 साल जिम जाता है, हालांकि लड़ना उसको नहीं आता, लेकिन उससे लड़ता कोई नहीं है, क्योंकि वो दिख रहा होता है। आपने दिखना है, और दिखने के बाद फिर आपसे कोई लड़ेगा नहीं। लेकिन अगर आप आज ये बोलो कि मेरी इतने पतले पतले हाथ हैं मेरे, मैं मेल न्यूट्रिशन हुई हुई है मुझे, लेकिन मैं प्रोटीन शेक नहीं पीऊँगा यार, वो बाहर वाले ने बनाया प्रोटीन शेक, तो फिर आपको कौन सीरियस लेगा? सही सही, यानी सिर्फ बातें ना हो बल्कि अमल भी हो साथ में। और जैसे कि लोकल प्रोडक्ट्स का अगर हमने जो है वो लेना उसको शुरू किया है, तो वो फिर हम कंटिन्यू रखें, उसकी क्वालिटी भी बरकरार रखें और उसकी प्राइसिंग भी कंट्रोल में रखें, ताकि वो फिर एक लंबे टाइम तक जो ना अब लोकल प्रोडक्ट में भी आपको पता है ना क्या हो रहा है, प्राइस गेजिंग हो रही है, होर्डिंग हो रही है। अब खैर इसमें अब ये बहुत मल्टी वेरिएबल इक्वेशन है, मैं किसी भी एक साइड को सही नहीं कह रहा। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अच्छी नीयत से कर रहे हैं, तो चलो नीयत को तो हम सवाल कर ही नहीं सकते ना किसी इंसान की, लेकिन हमें अल्टीमेटली ये एजुकेट करना है कि आप इसके साथ साथ वो भी करो। जी जी बिल्कुल, ये उसमें तो कोई इनकार ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा साथ ही मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूँगा, आपने एच यूनिवर्सिटी बनाई और आपने जो सबसे पहला कोर्स लॉन्च किया अमेजोन का, ऐसे ही है ना, आपने अमेजोन जैसी मार्केट प्लेस ही क्यों नहीं बना दी? आपने बहुत बेहतरीन सवाल किया है। अमेजोन जैसी मार्केट प्लेस बनाते बनाते मुझे लगता है मुझे 10 साल लग जाएंगे।
इरादा है मतलब आपका? देखें, इरादे तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हमारी कंट्री में मार्केट प्लेसेस आई। आप जैसे दराज का नाम ले लें, जी जी। एक मार्केट प्लेस बनी इस तरह की, पर उसका अगर अभी मैं दराज के लड़कों से जो बात करता हूँ, उसका जो हाल हुआ है ना यहाँ पे, वो बहुत बुरा है अच्छा। फ्रॉम सेवरल एस्पेक्ट्स। अब शायद वो कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल हो, मुझे नहीं पता, लेकिन फ्रॉम कंपनी की जो हायरार्की लेवल होते हैं ना, कि कौन से लेवल पे कौन कितना पोटेंशियली अर्न कर रहा है, उसमें बड़े रिटर्न रेट्स बढ़े हैं, उसमें प्रॉब्लम्स बढ़े हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मर्चेंट सर्विसेज का सॉल्यूशन आना चाहिए, जो कि हमें ही सोचना होगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड स्वाइप कैसे हो बग़ैर फ्रॉड के, सबसे पहला स्टेप तो यही है। वो जब तक नहीं आएगा, जब तक अमेज़ॉन जैसा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता है सक्सेसफुल हो। जो करीम टाइप के प्लेटफॉर्म सक्सेसफुल हो गए थे ना, जो ऐप्स, जो मॉडर्न एज की जो ऐप्स हैं जो सक्सेसफुल हुई थी, वो इसीलिए हुई थी कि कंज्यूमर का ड्राइवर से फिजिकल इंटरेक्शन है, 1-on-1। अब अमेज़ॉन टाइप के प्लेटफॉर्म में वो इंटरेक्शन ही तो ख़त्म करना फैसिलिटी है ना, एक कि बेचने वाले का ख़रीदने वाले से इंटरेक्शन ख़त्म करना है, उसी में वॉल्यूम हो रहा है। तो उसके लिए आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी पेमेंट सर्विसेज, मर्चेंट सर्विसेज। सही सही सही। तो वो जब तक ठीक नहीं होगी, और उसमें आपको पता है कि बहुत सारी गवर्नमेंट्स एंड बैंक्स की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, उसमें जो कोलैबोरेशंस करनी है वो कोलैबोरेशन ऑफ द सेंचुरी होंगी। तो अगर वो हो गया तो अमेज़ॉन क्या, हम यहाँ पे कोई भी प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। सही सही सही। बातें बहुत हैं, क्वेश्चंस बहुत हैं, और अभी डिस्कशंस के बाद तो और भी बहुत ज़्यादा जो है वो क्वेश्चंस जहन में आ रहे हैं, लेकिन वक्त कम है। और साथ भाई जैसे शुरू में भी बताया कि जो है ना वो अभी भी कुछ लोग हैं तो उनके साथ भी मीटिंग्स हैं, तो इसको हम यहीं पे आज एंड करते हैं पॉडकास्ट को। साथ भाई आज हम आए हैं, नेक्स्ट टाइम आपसे रिक्वेस्ट है आप ऑफिस आए हमारे इंशाल्लाह। ज़रूर। तो फिर इंशाल्लाह किसी मौके पर मुलाकात होगी, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम मिलजुल के कोई कोलैबोरेशन के साथ इंशाल्लाह काम कर सकेंगे यूथ के लिए। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।